नमस्कार, अल्ट्रा टेंथ में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के तीसरे चैप्टर यानी हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बहादुरी, जुल्म और आज़ादी की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा से भरी हुई है। चलिए हिंद चीन के उस उथल-पुथल भरे दौर की यात्रा करते हैं जब एक पूरा का पूरा क्षेत्र अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कहानी है किस जगह की। जब हम हिंद चीन की बात करते हैं तो हम असल में किस इलाके की बात कर रहे होते हैं। देखिए, ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक बहुत ही वाइब्रेंट और सांस्कृतिक रूप से अमीर प्रायद्वीप है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश आते हैं। ये वो जमीन है जो सदियों से शक्तिशाली साम्राज्यों और व्यापार के रास्तों का सेंटर रही है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है ना? बात सिर्फ भूगोल की नहीं है, बात ये समझने की है कि कैसे ये खूबसूरत इलाका दशकों तक चलने वाले एक भयानक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन गया। एक ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही सवाल हमें उपनिवेशवाद, विद्रोह और युद्ध की एक बहुत ही जटिल कहानी की तरफ ले जाता है। इस मुश्किल और दिलचस्प कहानी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम इसकी शुरुआत प्राचीन साम्राज्यों की नींव से करेंगे, फिर फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के काले दौर से गुजरेंगे, राष्ट्रवाद की उस आग को महसूस करेंगे और फिर उन 2 भयानक युद्धों को देखेंगे जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की किस्मत तय की। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं उस समय से जब यूरोपीय उपनिवेशवाद का साया इस जमीन पर नहीं पड़ा था। उस वक्त हिंद चीन एक ऐसा क्षेत्र था जो जीवन और संस्कृति से भरपूर था। ये भारत और चीन की महान सभ्यताओं के बीच एक पुल की तरह था और इसने दोनों ही जगहों से विचारों, धर्मों और कला को अपने अंदर समा लिया था। जरा सोचिए, यहाँ खमेर जैसे ताकतवर साम्राज्यों का राज था, जिन्होंने अंकोर वाट जैसे आर्किटेक्चर के अजूबे बनाए, मानो पत्थरों में तराशी गई एक पूरी दुनिया। ये भारतीय संस्कृति के गहरे असर का जीता जागता सबूत है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर में चीनी संस्कृति ने समाज, शासन और लोगों की सोच को गहराई से शक्ल दी थी। लेकिन फिर 19वीं सदी में तस्वीर बदलने वाली थी। पश्चिम से एक नई ताकत आई जो इस प्राचीन भूमि की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने का इरादा रखती थी। अब हम फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के दौर में दाखिल हो रहे हैं, एक ऐसा वक्त जिसे शोषण और नियंत्रण के लिए जाना जाता है। फ्रांस ने इस इलाके पर कब्जा एक झटके में नहीं किया, बल्कि ये एक बहुत सोची समझी धीमी प्रक्रिया थी। लगभग 40 सालों के दौरान सैन्य ताकत, राजनीतिक दांवपेच और झूठे वादों के जरिए फ्रांस ने वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को एक-एक करके अपने कंट्रोल में ले लिया और उन सबको मिलाकर एक औपनिवेशिक इकाई बना दी, फ्रेंच इंडो चाइना। तो फ्रांसीसी शासन का असल मकसद क्या था? सीधी सी बात है, फायदा कमाना। और ये फायदा एक बहुत ही क्रूर सिस्टम के जरिए निकाला जाता था, जिसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता था। ये एक तरह से गुलामी ही थी, जहां हजारों मर्दों, औरतों और बच्चों को रबड़ के बागानों और कोयले की खानों में जानवरों से भी बदतर हालात में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उनके कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ कभी न खत्म होने वाली मेहनत और तकलीफ थी। लेकिन आप जानते हैं, किसी भी देश के जज्बे को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। हर कोड़े के साथ, हर नाइंसाफी के साथ आज़ादी की आग और तेज होती गई। फ्रांसीसी जुल्म की इसी भट्टी में एक नई चेतना जन्म ले रही थी, राष्ट्रवाद की भावना। जो गुस्सा सालों से लोगों के दिलों में सुलग रहा था, अब वो एक आंदोलन की शक्ल ले रहा था। शिक्षक, छात्र, किसान और बुद्धिजीवी, समाज के हर तबके के लोग अब गुप्त समाजों और राजनैतिक दलों में संगठित होने लगे थे और उन सबका बस एक ही सपना था, एक आज़ाद हिंद चीन। और हर बड़े आंदोलन को एक बड़ा लीडर चाहिए होता है। वियतनाम के लिए वो लीडर थे हो ची मिन्ह, एक करिश्माई और कभी न थकने वाले क्रांतिकारी जिन्होंने दुनिया भर में घूमकर साम्यवाद और राष्ट्रवाद दोनों के विचारों को समझा और उन्हें अपने लोगों की आज़ादी के लिए एक शक्तिशाली विजन में ढाल दिया। फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने पहले फ्रांसीसियों को खदेड़ा, लेकिन 1945 में जब जापान खुद हार गया तो एक मौका बना। इस पावर वैक्यूम के पल में हो ची मिन्ह ने वक्त को पकड़ लिया। 2 सितंबर 1945 को उन्होंने हनोई में एक भारी भीड़ के सामने वियतनाम की आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन आज़ादी का ये सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होना था। फ्रांस, जो अपने साम्राज्य को बचाने पर तुला हुआ था, अपनी कॉलोनी पर दोबारा कब्जा करने के लिए लौट आया और बस यहीं से पहले हिंद चीन युद्ध की शुरुआत हुई, आज़ादी के लिए एक लंबा, खूनी और क्रूर संघर्ष। 8 साल की इस भयानक लड़ाई के बाद संघर्ष एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जिसने सब कुछ बदल दिया। दिएन बियन फू की लड़ाई। यहाँ
एक दूर दराज पहाड़ी घाटी में वियतनामी सेना ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। उन्होंने कहीं बेहतर हथियारों से लैस फ्रांसीसी सेना को हरा दिया, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। ये एक औपनिवेशिक ताकत पर एक छोटे से एशियाई देश की शानदार जीत थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, डीएन बिएन फूके में इतनी बड़ी जीत के बाद भी देश एक नहीं हो पाया। विडंबना ये थी कि जिनेवा में जो शांति समझौता हुआ उसने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। उत्तर में एक कम्युनिस्ट सरकार और दक्षिण में पश्चिमी देशों के समर्थन वाली सरकार। ये बंटवारा वैसे तो अस्थायी होना था, लेकिन इसने एक और भी ज्यादा विनाशकारी संघर्ष के बीज बो दिए थे। वियतनाम का ये बंटवारा ठीक उस वक्त हुआ जब दुनिया कोल्ड वॉर की गिरफ्त में थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता था, दक्षिण वियतनाम का समर्थन करने लगा, जबकि सोवियत संघ और चीन ने उत्तर का साथ दिया। और इस तरह हिंद चीन अब 2 महाशक्तियों के बीच एक वैश्विक वैचारिक जंग का मैदान बन गया था। जैसे ही अमेरिका इस जंग में और गहराई से उतरा, उसने एक नए और भयानक दौर की शुरुआत की। अमेरिकी जहाज़ों ने आसमान से नेपल्म और एजेंट ऑरेंज जैसे केमिकल हथियार बरसाए, जंगलों को जला दिया, फसलों को तबाह कर दिया और अनगिनत आम लोगों पर भयानक जलन और जन्म दोषों के निशान छोड़ दिए। युद्ध की ये विरासत आज भी वियतनाम को परेशान करती है। ये लड़ाई सिर्फ वियतनाम की सरहदों तक ही सीमित नहीं रही। हो ची मिन्ह ट्रेल को काटने की कोशिश में, जो उत्तरी वियतनामी सेना के लिए सप्लाई लाइन थी, अमेरिका ने पड़ोसी देशों लाओस और कंबोडिया पर भी एक गुप्त और भयानक बमबारी अभियान चलाया। इस एक्शन ने इन तटस्थ देशों को अस्थिर कर दिया, जिससे खमेर रूज जैसे आंदोलनों के उदय का रास्ता साफ हुआ और पूरे क्षेत्र में दुख और पीड़ा और भी फैल गई। और इस जंग की कीमत वो तो होश उड़ा देने वाली थी। लाखों वियतनामी, कंबोडियन और लाओशियन लोग मारे गए। 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। वित्तीय लागत तो खरबों डॉलर में थी, लेकिन इंसानी कीमत, जो पीढ़ियों के सदमे और एक तबाह हुई जमीन के रूप में चुकाई गई, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। आखिरकार युद्ध की बढ़ती लागत, हताहतों की बढ़ती संख्या और खुद अमेरिका में हो रहे जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के दबाव ने अमेरिकी सरकार को अपनी स्थिति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। 1973 में पेरिस शांति समझौते पर दस्तखत हुए और आखिरी अमेरिकी सैनिक वियतनाम से चले गए। अमेरिकी वापसी के 2 साल बाद 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनामी टैंक साइगॉन के राष्ट्रपति महल के दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर घुस गए। युद्ध खत्म हो चुका था। 30 साल के खून खराबे, बलिदान और अटूट संकल्प के बाद वियतनाम आखिरकार एक संयुक्त और आज़ाद देश था। तो दशकों की लड़ाई के बाद क्या हिंद चीन में संघर्ष वाकई खत्म हो गया था, या फिर एक नई लड़ाई अब शुरू हो रही थी? एक युद्ध से तबाह हुई जमीन को फिर से बनाने की लड़ाई, लाखों लोगों के जख्मों को भरने की और एक ऐसा भविष्य बनाने की जो अतीत के साये से आज़ाद हो। ये एक ऐसा सवाल है जिससे इस क्षेत्र के लोग आज भी जूझ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि ये आपको कैसा लगा।